हालांकि राष्ट्रपिता चले गए थे, लेकिन उनके बताए रास्ते पर राष्ट्र निर्माण का कार्य तो चलाना ही था। पंत जी सन 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने खूब तरक्की की। दरअसल उत्तर प्रदेश के विकास और निर्माण की नींव पंत जी के ही समय में पड़ी। पंत जी ये मानते थे कि आर्थिक प्रगति कृषि, बिजली और संचार साधनों के विकास से ही संभव है और विकास की उपलब्धियों को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के लिए भूमि व्यवस्था में सुधार आवश्यक है। पंत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जमींदारी उन्मूलन थी। 1947 में उत्तर प्रदेश में लगभग 60% कृषि योग्य भूमि बड़े जमींदारों के पास थी। ज्यादातर किसान जमींदारों की जमीन ही जोता करते थे। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए एक खास कानून बनाया। इस तरह किसान को जमीन का हक दिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। Zamindari Abolition Act was primarily intended to stop exploitation of the rural masses, especially the agriculturists, and to bring about what Congress had promised, kind of egalitarian socialist state. By and large, I would say that it was successful in the sense of not fully satisfying the landless, but those who had certain holdings, small holdings or medium-sized holdings, they profited by it, for they then came in a position to take advantage of the inputs of the Green Revolution and make it a success. पंत जी के जमाने से लेकर यही भवन मुख्यमंत्री निवास चला आ रहा है। इस मकान में पंत जी लगभग 7 वर्ष रहे। उनका जीवन बहुत व्यस्त था और वो रोज 15-16 घंटे काम किया करते थे। सुबह से ही यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी। हर आदमी को उनके पास अपनी ज़रूरत या शिकायत लेकर पहुंचने की खुली छूट थी। पंत जी सबकी बात सुनते थे, लेकिन करते वही थे जिसे सही मानते थे। उनका अपना जीवन ऐसा था जिसमें चाहे दूसरों के लिए कितनी मुलायमी हो, अपने लिए बड़ी सख्ती थी और चरित्र निर्माण पर वाकई बहुत जोर देते थे। किसी का झूठ बोलना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। शाम को भी अक्सर 8-9 दफ्तर में ही बच जाते थे। आमतौर पर उनके बच्चे घर से उन्हें लेने के लिए आया करते थे और उनके जिद करने पर ही वो दफ्तर छोड़ पाते थे। परिवार प्रेमी होने के बावजूद वो परिवार को बहुत कम समय दे पाते थे। 2 नियम उनके थे। एक तो ये कि जब खाना खाने बैठते तो परिवार के सारे लोगों को बुला लेते थे, तो सवेरे और शाम दोनों बार सब इकट्ठा होकर खाते थे। और दूसरा, शाम को जब चल नहीं सकते थे बाद में तो कार में जाते थे। पहले मुझे याद है उनकी टहलने की भी, लेकिन बाद में कार में घूमते थे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो तब भी परिवार के लोग साथ रहते थे। तो दिन में मौका मिलता था कि थोड़ी देर उनके साथ रहें, बाकी बहुत व्यस्त रहते थे। पंत जी के
खाने पीने की आदत बहुत सादा थी। वो शाकाहारी थे। जीवन के आखिरी 15 सालों में उन्होंने अन्न ग्रहण करना लगभग छोड़ ही दिया था। केवल साग सब्जी, फल और दूध ही उनका आहार था। कभी कभी वो बच्चों के साथ कैरम भी खेला करते थे। क्योंकि उनके हाथ कांपने लगे थे, इसलिए वो कैरम के स्ट्राइकर को बीच की उंगली से मारा करते थे। वो धर्म में विश्वास करते थे, आस्तिक थे। भगवान में उनका विश्वास था, कट्टरपंथी नहीं थे। अपने जीवन में एक आधुनिक दृष्टिकोण लेके वो चले, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके, और उन्होंने अपने को बदला। और साथ साथ वो सेक्युलर थे, कोई भेदभाव उनके मन में था ही नहीं। 1957 में उनके पुत्र कृष्णचंद्र पंत का विवाह हुआ और श्रीमती इला पंत घर में बहू बनकर आई। मेरे पति और मैं उन्हीं के साथ रहते थे 1961 तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई। और मैं एक माहौल मेरे लिए बिल्कुल बदला हुआ था जब मैं दिल्ली आई। पर मुझे कभी कोई बहुत ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं दूसरे घर में रह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह मुझे ट्रीट करते थे वो तो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि घर में कोई बहुत अनुभवहीन किसी बेटी के साथ व्यवहार कर रहे हों। पूछते भी थे और कभी अम्यूज भी होते थे कोई रिएक्शन में। जैसे हमारे घर में तो कभी पर्दा नहीं था और बिल्कुल स्वतंत्रता थी घूमने की, फिरने की, और किसी तरह पर्दे का तो कोई माहौल रहा नहीं वहाँ। और हमेशा इनकरेज करते थे कि बैडमिंटन खेल लो, तैरने को चले जाओ, जो कि उनके जनरेशन के लोगों के लिए तो बहुत मॉडर्न मैं समझूंगी। आजकल तो उसका माहौल दूसरा है, पर वो माहौल में तो बहुत मॉडर्न उनकी थिंकिंग थी। दिसंबर 1954 में पंत जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। एक ओर पंडित नेहरू उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बुला रहे थे, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर पंत जी पंडित नेहरू की बात नहीं टाल पाए। वो लखनऊ से दिल्ली चले आए और जनवरी 1955 में केंद्र में गृह मंत्री बन गए। दिल्ली आने के बाद पंत जी को अपने लिए विशेष स्थान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मंत्रिमंडल में नेहरू जी के बाद उनका दूसरा स्थान था। जब भी दूसरे देश के नेता भारत आते तो वे पंत जी से जरूर मिलते थे। वो हमेशा नेहरू जी को सीधी और साफ राय देते थे। कई विषयों पर नेहरू जी से उनका मतभेद रहा, पर इसे उन्होंने कभी भी बाहरी लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। तिब्बत के प्रश्न पर या कश्मीर के प्रश्न पर पंडित जी से उनका बहुत सामंजस्य नहीं हुआ था। एक बार होम मिनिस्टर की हैसियत से पंत जी श्रीनगर गए, तो उस वक्त पाकिस्तान रायशुमारी और जनमत संग्रह की रट बहुत लगाए हुए था और जो बहुत बड़ी शक्तियाँ थीं वो उसको समर्थन भी देती थी। पंत जी ने एक हिमालय की तरह वहाँ एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जेहलम में बहुत पानी बह गया है और अब वो कश्मीर का मामला रायशुमारी का जमींदोज हो गया है। उस समय भी गृह मंत्रालय यहीं नॉर्थ ब्लॉक में हुआ करता था। पंत जी के कार्यकाल में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों में काफी विस्तार हुआ। शांति व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के अलावा पंत जी ने दलित वर्ग कल्याण में विशेष रुचि ली। जब भी वो दौरे पर निकलते थे तो हरिजन बस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों का विशेष रूप से निरीक्षण करते थे। उनकी उपलब्धियां आप देखें तो मुख्य मैं कहूँगा कि अनुसूचित जातियां, जनजातियां, हरिजन वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। क्योंकि उससे पहले हमारे संविधान में तो सब व्यवस्थाएं थीं, लेकिन काम नहीं हुआ था कुछ भी।
तो उन्होंने आरक्षण का काम जो किया, उन्होंने किया राज्य सेवाओं में आरक्षण उनका। पंत जी की सबसे बड़ी स्थायी और कठिन उपलब्धि राज्यों का पुनर्गठन करना था। ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों की स्थापना किसी खास नियम के आधार पर नहीं की थी, इसलिए आजादी से पहले ही कांग्रेस ने मुख्यतः भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया था। पंत जी के गृहमंत्री बनने से पहले ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो चुकी थी, जिसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे। जैसे ही लोगों को आयोग के सुझावों की जानकारी मिली, वैसे ही देश के कई भागों में उत्तेजना फैल गई। खासकर बंबई में आयोग के सुझावों के विरुद्ध गंभीर प्रतिक्रिया हुई। आयोग ने द्विभाषी बंबई राज्य बनाने की सिफारिश की थी, जिसमें बंबई शहर, महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों को सम्मिलित करने का सुझाव था। मंत्रिमंडल ने आयोग की अधिकतर सिफारिशों को मंजूर कर लिया। 31 अगस्त 1956 को संसद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास कर दिया और 1 नवंबर 1956 को भारत के नक्शे का रूप बदल गया। उस समय पंत जी बंबई समस्या को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए। द्विभाषी बंबई राज्य से मराठी और गुजराती दोनों ही संतुष्ट नहीं थे। सच्चे लोकतांत्रिक होने के नाते आखिर उन्होंने जनता की मांग स्वीकार कर ली। बंबई राज्य का दोबारा विभाजन हुआ और इस तरह महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। पंत जी ने जीवन भर राष्ट्र की सेवा की। 26 जनवरी 1957 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया। ये एक महान सपूत को राष्ट्र का गौरवमय उपहार था। हालांकि पंत जी को सार्वजनिक जीवन में ढेरों सम्मान मिले, मगर फिर भी उनका मन पर्वतों के आंचल और प्रकृति के लिए व्याकुल हो उठता था। अपनी व्यस्तता के बावजूद वो कुमाऊं के पर्वतों और झीलों के करीब आने के लिए वक्त निकाल ही लिया करते थे। प्रकृति के साथ उनका ये लगाव जीवन भर रहा। अगर एक तरफ पंत जी को पर्वत अपनी ओर बुलाते थे, तो दूसरी तरफ पहाड़ जैसी समस्याएं। इधर असम में भाषा के झगड़े, तो उधर पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन। इतना ही नहीं, सीमा पर चीनी आक्रमण का डर भी बना हुआ था। 20 फरवरी 1961 को वो इन्हीं मसलों पर विचार कर रहे थे कि अचानक उन्हें दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। पूरी बेहोशी आने से पहले उन्होंने कुछ शब्द अंग्रेजी में कहे, फिर हिंदी में और फिर अपनी पहाड़ी बोली कुमाऊनी में। पंत जी जीवन भर बीमारी से जूझते रहे थे। बीमार शरीर केवल आत्मबल के सहारे लगभग 74 वर्ष तक उनके साथ चलता रहा था। आखिर
7 मार्च 1961 को 15 दिन की बेहोशी के बाद पर्वत पुत्र उन्हीं पर्वतों में विलीन हो गया जहां से उदित हुआ था।